वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं इतिहास के अध्याय 2 राजा किसान और नगर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो एग्ज़ाम में 4 अंक में पूछे जाते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों के समक्ष आई कोई 3 समस्याओं को लिखिए। इसमें हमें लिखना है कि अभिलेख से इतिहास के अध्ययन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनका हमें 3 समस्याओं के बारे में हमें बताना है। अब इसमें हम देखते हैं, अभिलेख इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत होते हैं, लेकिन अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की कुछ समस्याओं को हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं या इन्हें देखा जा सकता है। इसमें पहली समस्या हम देखते हैं, अभिलेखों की तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जिससे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक तो अक्षर लुप्त हो जाते हैं और हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाते हैं ना, ये क्या है, समस्या है। जैसे अभिलेख मिलते हैं हमें बहुत सारे, तो जो पुराने होने के कारण क्या होता है, जिन पत्थरों पर वो होते हैं वो चटक जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो अक्षर क्या है, हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं या फिर वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पहले जो अभिलेख लिखे जाते थे वो छीनी हथौड़ी की सहायता से उभार कर उनको लिखा जाता था। अब दूसरी समस्या हम देखते हैं इसमें, अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता है, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं। देखिए, दूसरी समस्या क्या है, अभिलेखों के वास्तविक अर्थ के बारे में। जब अभिलेख शास्त्री क्या करते हैं, उनका अर्थ निकालते हैं, तो वो एक अनुमान के अनुसार निकालते हैं कि इस शब्द का शायद ये अर्थ रहा होगा, लेकिन उसका 100% एक्यूरेसी के साथ निकालना एक कठिन कार्य होता है, जो मुश्किल से हो पाता है। इसलिए क्या है, बहुत सारे अभिलेख मिलने के बाद भी हमें कुछ ही अभिलेखों का अनुमान लगा सकें आज भी हम, क्योंकि उनके उस समय के अर्थ और आज समय के अर्थ में बहुत सारा परिवर्तन हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी समस्या। तीसरी समस्या हम देखते हैं, प्राचीन काल में अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं, इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। देखिए, इसमें क्या है कि जो अभिलेख हमें मिले हैं, है ना, वो क्या है, कुछ ही मिले होंगे जितने होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्या है, पुराने बहुत सारे दब गए होंगे, कोई टूट कर बिखर गए होंगे, है ना। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होंगी, क्योंकि बहुत सारे इसका पता ही नहीं लगा पाते हैं कि कौन सा अभिलेख है और कौन सा नहीं है। जब पुरातत्वविद या फिर इतिहासकारों को पता चलता है तभी उन्हें हम अभिलेख मानते हैं। उसके पहले तो वो क्या कहीं पर भी पड़े रहते हैं, तो उनका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि ये कितना पुराने हैं। ठीक है, तो एक समस्या क्या हो गई हमारी, जो अभिलेख है वो बहुत सारे सुरक्षित ही नहीं है, बहुत सारे टूट गए हैं या गायब हो गए हैं आज वर्तमान के समय से। ठीक है, हमारी 3 समस्या हो गई। एक हम एडिशनल देख लेते हैं, अगर इनमें से कोई सी आपको कठिन लगती है तो आप एक दूसरी समस्या इसमें लिख सकते हैं जो समस्या आती है। देखिए, अब चौथी देखते हैं, अभिलेखों की एक मौलिक समस्या भी है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का विवरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आज जो अभिलेख में हमें दिखता है वो क्या है, जो अभिलेख लिखता है वो क्या करता है, उसके विचार लिखता है ना। तो हम उसको क्या मानते हैं, उस समय के राजनीतिक और आर्थिक विचार। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ उसी के विचार हो, वो चीज़ें उस समय प्रचलित कुछ अंश मात्र ही हो, पूरी तरह वो बातें उस समय के संदर्भ में पूरी नहीं हो, क्योंकि सभी व्यक्तियों के विचार अपने अपने अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 4 समस्याएं। ठीक है, इसमें अब इसकी क्लोजिंग कर देते हैं। उपयुक्त कमियों के बावजूद अभिलेख राजनीतिक एवं प्रशासनिक जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण स्रोत हैं। देखिए, भले ही अभिलेख हमें क्या करते हैं, उनमें कुछ समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी उनसे जो हमें जानकारी मिलती है वो इतिहास को जानने के
स्रोत हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी क्लोजिंग पॉजिटिविटी के साथ करनी है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों के अध्ययन से किस प्रकार इतिहासकारों को विभिन्न प्राचीन राज व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता मिली, वर्णन कीजिए। इसका देखते हैं हम, क्या पूछा है इसमें। सिक्कों के अध्ययन से किस प्रकार हमें प्राचीन राज व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलने में सहायता मिलती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभिलेखों में इतिहास को जानने में स्रोत में क्या समस्याएं आ रही है, और अब हमें क्या करना है, सिक्कों से किस प्रकार हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वो भी किस समय की, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। ठीक है, कौन सी, महाजनपद काल जब से शुरू माना जाता है तब की बात है। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं हम। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रचलित सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। इन्हें विभिन्न श्रेणी के राज्य प्रशासन अपना चिन्ह अंकित कर चलाते थे। ठीक है, उस समय क्या समस्या थी कि सिक्कों का इस प्रकार जो आकार आज हमें एकदम गोल दिखाई देते हैं, ऐसे सिक्के तब प्रचलित नहीं थे। उस समय क्या था, धातुओं के टुकड़े होते थे जिन पर राज्य अपने चिन्ह अंकित कर देते थे, उन पर नाम नहीं लिखा होता था। तो ऐसे सिक्के जो होते थे उनको कहते थे आहत सिक्के, और ये हर राज्य के अपने अपने सिक्के अलग अलग होते थे, और ये हर राज्य अपने चिन्ह के साथ जारी करता था। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है हमें, इन सिक्कों से विभिन्न प्राचीन राज्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या क्या मिलती है अब वो देखते हैं हम। जो आंसर है हमारा, मुद्रा शास्त्रियों ने आहत सिक्कों पर अंकित प्रतीकों का मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलान करके यह निष्कर्ष निकाला कि इन सिक्कों को राजाओं द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, पहला क्या जानकारी प्राप्त होती है हमें कि इन सिक्कों पर जो चिन्ह अंकित किए थे राज्यों ने, उनका जब हम वास्तविक प्रतीकों से या उस समय के अन्य चीज़ों से जब अनुमान लगाते हैं तो उन सिक्कों को क्या निष्कर्ष निकला है हमें कि वो सिक्के राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, ये हमें पहली जानकारी मिली है। दूसरा देखते हैं, यह भी संभव है कि कुछ सिक्के व्यापारियों, धनी व्यक्तियों और महत्वपूर्ण नागरिकों के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, क्या है, अब राजाओं द्वारा तो जारी ही किए गए, लेकिन इसके अलावा व्यापारी और धनी व्यक्तियों द्वारा भी कुछ सिक्के जारी कर दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था, वो धातु के जो सिक्के होते थे वो उनके वास्तविक मूल्य होते थे, है ना, कि जो धातु जितनी महंगी है उसी के आधार पर उसका मूल्य अंकित होता था, जिससे क्या व्यापारी और धनी व्यक्ति थे वो भी अपने चिन्ह अंकित कर सिक्के जारी कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि आज क्या करते हैं, सोने का जो सिक्का चलता है वो क्या होता है, उसकी वास्तविक कीमत से बिकता है। ठीक है, ऐसे ही उस समय के जो सिक्के होते थे वो भी अपनी वास्तविक कीमत से ही बिका करते थे। तीसरा देखते हैं हम, मुद्राओं की प्राप्ति स्थलों के आधार पर विभिन्न शासकों के साम्राज्य की सीमा निर्धारित करने में सहायता प्राप्त होती है। यदि किसी शासक की एक ही स्थान पर बहुत सारी मुद्राएं प्राप्त होती हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि वह स्थान उस शासक के साम्राज्य का अंग रहा होगा। जिस स्थान से मुद्राएं कम मात्रा में मिलती हैं तो यह माना जाता है कि वह स्थान उस शासक के साम्राज्य का प्रत्यक्ष अंग नहीं रहा होगा, बल्कि उस स्थान से उस शासक के राज्य के व्यापारिक संबंध रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे मुद्राएं कहाँ से मिल रही हैं हमें, उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर किसी एक ही स्थान से बहुत सारी एक ही तरह की मुद्राएं मिलती हैं तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो मुद्रा है जिसने जारी की थी वह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, जहाँ पर सिक्के मिले हैं हमें या मुद्राएं मिली हैं, वो उस शासन के अंतर्गत रहा होगा जिसने ये सिक्के जारी किए थे। ठीक है, और दूसरी बात अनुमान लगा सकते हैं हम कि अगर सिक्के कम मात्रा में मिलते हैं, ठीक है, तो उससे क्या अनुमान लगाएंगे कि ये जो सिक्के मिले हैं ये क्या है, इन लोगों के वहाँ से व्यापारिक संबंध रहे होंगे, तब जाके कम मात्रा में मिले हैं। क्योंकि कम सिक्के मिलने से यही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये क्या हुए होंगे, सिक्के आदान प्रदान किए गए होंगे एक राज्य से दूसरे राज्य में, मीन्स व्यापार से ही इस प्रकार आदान प्रदान होता था, इसलिए हम इसका व्यापार से संबंध लगा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, मुद्राओं से तात्कालीन राज्यों की आर्थिक
स्थिति की पर्याप्त जानकारी मिलती है। स्वर्ण, रजत अथवा तांबे की मुद्राएं आर्थिक स्थिति की स्वयं ही मानदंड बन जाती हैं। जो राज्य वैभवशाली होते थे उनके द्वारा स्वर्ण धातु के सिक्के ढलवाए जाते थे, और जो राज्य कमजोर होते थे वह तांबे या रजत अथवा मिश्र धातु के सिक्के ढलवाते थे। ठीक है, इससे क्या मिलता है, हमें राज्यों की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है सिक्कों से। जैसे किसी राज्य में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे तो उनको कहा जाता था कि ये राज्य क्या है, समृद्धशाली या वैभवशाली रहे होंगे। और जिनके अन्य धातु होंगे जैसे तांबा, कांसा, पीतल, ठीक है, इस प्रकार के सिक्के चलते थे तो उनका कहा जाता था है कि वो क्या रहे होंगे, कुछ गरीब या जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी वो राज्य रहे होंगे। अगला देखते हैं, मुद्राओं पर उत्कीर्ण विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों से तात्कालीन धर्म के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, मुद्राओं पे जो चिन्ह अंकित है उनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है, तात्कालीन धर्म की जानकारी इनसे मिलती होगी। जैसे किसी पर क्या है, लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित है तो उससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या करते होंगे, वैष्णव धर्म को अपनाते होंगे। ठीक है, और अगर किसी पर शिव जी की मुद्रा अंकित है या शिवलिंग बना हुआ है तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो सिक्का क्या होगा, जिस राजा ने जारी किया वो शैव धर्म का या शिव जी की उपासना करता होगा, है ना। इस तरह हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट आपके लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा भी हम 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा देख लेते हैं, अगर जो किसी को अच्छे लगे वो आप लिख सकते हैं। छठा पॉइंट देखते हैं, विदेशों में भारतीय मुद्राओं के प्राप्त होने से प्राचीन शासकों के अन्य देशों के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे विदेशों में भी अगर किसी राज्य के मौर्य वंश की मुद्रा मिलती है तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस राज्य या देश से मौर्य वंश का संपर्क रहा होगा या व्यापारिक संबंध रहे होंगे। अगला देखते हैं, मुद्राओं पर अंकित विभिन्न चित्रों का संगीत वादियों से तात्कालीन कला एवं संगीत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगर मुद्राओं पर हमें संगीत वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी मिलती है तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या रहा होगा, संगीत में समृद्धशाली रहा होगा। जैसे कि गुप्त काल के समुद्रगुप्त के सिक्कों पर क्या मिलता है, हमें वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्र अंकित मिलता है, जिससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वो संगीत में सिद्धहस्त होगा। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगला देखते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसका आंसर है, इसको देखिए एक और क्वेश्चन में आ सकता है, एक तो विशेषताएं, ठीक है, या तो विशेषता के रूप में पूछेंगे या अभिलक्षण, दोनों एक ही चीज होती है। किसी भी पॉइंट से आपसे पूछा जाए आप दोनों में ही एक ही आंसर लिखेंगे, सिर्फ जो शुरुआत है उसका कुछ अंश बदल सकते हैं। देखिए अब हम देखते हैं आंसर। भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों का उदय हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता देखते हैं, महाजनपदों के नाम की सूची सभी ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम समान मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद होंगे। ठीक है, इनकी प्रमुख विशेषताओं में देख सकते हैं कि क्या है, जो 16 जनपद मिली है इनमें प्रमुख नाम जो अधिकांशतः ग्रंथों में समान मिलते हैं वो क्या है, वज्जी, मगध, कौशल, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है, ये जो नाम एकदम आपको सेम मिलते हैं सभी ग्रंथों में, ये क्या है, महाजनपद काल के प्रमुख राज्य रहे होंगे। दूसरा, अधिकांश महाजनपदों पर राजा शासन करता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ठीक है, हमें क्या जानकारी मिली है, एक तो राजतंत्री व्यवस्था की जानकारी वहाँ पर हमें क्या मिलती है कि वहाँ पर राजा शासन करता था, और एक और हमें गण या संघ के नाम से व्यवस्था मिलती है। उसमें क्या होता था, विभिन्न व्यक्तियों के समूह मिलकर राज्य शासन करते थे और
प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहा जाता था। ठीक है, ये हो गई उसकी दूसरी विशेषता। तीसरी देखते हैं, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था, है ना, इसको लिख देना, घेरा जाता था। ठीक है, घेरा मतलब इसको आसपास से दीवार बना दी जाती थी और उसमें कुछ द्वार रखे जाते थे जिससे शहर में एंट्री होती थी। ठीक है, तो ये लगभग सभी महाजनपदों की राजधानी की स्थिति होती थी। अगला देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व रचित ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था और यह अपेक्षा की गई थी कि राजा क्षत्रिय वर्ण का ही हो। ठीक है, महाजनपद काल में क्या हुआ था, जो ग्रंथ लिखे गए थे, ब्राह्मणी ग्रंथ, मीन्स ये किस लिए होते थे, नियमों को बनाने के लिए कि किस प्रकार शासन करना चाहिए। ठीक है, तो इस धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया था कि जो राजा हो वो किस धर्म का होना चाहिए, वर्ण का होना चाहिए, क्षत्रिय वर्ण का होना चाहिए। ठीक है, अगली विशेषता देखते हैं हम। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूल करना माना जाता था। ठीक है, इसमें क्या है कि शासक का जो कर्तव्य बताया गया है वो क्या है, किसान, व्यापारी और शिल्पकार से सिर्फ भेंट या कर वसूल करना था। ठीक है, अगला 6ठी विशेषता देखते हैं, संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। ठीक है, ये भी एक विशेषता है क्योंकि उस समय क्या होता था, धन इकट्ठा एक तो कर के माध्यम से कर सकते थे और दूसरा माध्यम क्या हो सकता था, दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना और वहाँ से सामान को लूट लेना। ठीक है, ये आक्रमण करने का एक उद्देश्य था महाजनपद काल में, ये भी एक विशेषता हो गई। अगली विशेषता देखते हैं, कई महाजनपदों ने अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए थे, लेकिन अधिकांश राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे जिनमें प्रायः कृषकों को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, इसमें क्या था, कई महाजनपद जो समृद्धशाली थी जैसे मगध, अवंती, है ना, वज्जी, इन्होंने क्या कर ली थी, अपनी सेनाएं स्वयं तैयार कर ली थी, मीन्स स्थायी सेना रखी हुई थी जो वर्ष भर सैनिक ही रहते थे। लेकिन जो क्या थे, कमजोर राज्य थे, वो सेना को किस प्रकार करते थे, जब युद्ध होता था तब सेना की भर्ती करते थे और उस समय कृषकों को सेना में सेवा देनी होती थी। ठीक है, ये भी एक विशेषता है। हमने आज 7 विशेषताएं देखी है इसकी, इनमें से आप 5 विशेषता लिख सकते हैं ना, 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, आप क्लोजिंग करते हैं। उपयुक्त विशेषताएं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की महाजनपदों में विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर परिलक्षित होती हैं। ठीक है, कि ये जो विशेषताएं ये सभी हमें महाजनपद काल के समय की विशेषताएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए। ठीक है, इसके अथवा में एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक किसानों द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपनाए गए तरीकों को स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है हमें, जो वैदिक काल है, ठीक है, इसमें कृषि के तौर तरीकों, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल का कब था, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये क्या था, उत्तर वैदिक काल, और यही क्वेश्चन इसमें सन के हिसाब से पूछा गया है, तो दोनों में आंसर एक ही आएगा कि जो कृषि में परिवर्तन, उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए वही उत्तर वैदिक काल में किए गए, और यही अगर मौर्य काल भी आता है तो यही आपको आंसर देना है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के उपाय ढूंढे जिनसे कृषि के तौर तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन हुए। इन उपायों को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। ये हमारा इंट्रो था। अब हम क्या परिवर्तन हुए वो देखते हैं। हमारा पहला है, कौन सा परिवर्तन हुआ था, हल का प्रयोग। ठीक है, इसके पहले हल का उपयोग नहीं होता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में हल का प्रयोग किया जाने लगा। जिन क्षेत्रों में
भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले हलों से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी, जिससे उपज में वृद्धि हुई। देखिए पहला क्या हुआ हमारा कि हल का उपयोग करने के बाद क्या हुआ, कृषि में उपज में वृद्धि होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि हल से क्या था, बीज गहराई में डाले जाते थे जिससे अच्छा पौधा बन जाता था। इसके पहले क्या होता था, मैदानी इलाकों में सिर्फ बीजों को फेंक दिया जाता था जिससे फसल होती थी, लेकिन वो अपेक्षाकृत कम अच्छी होती थी क्योंकि उसमें पानी शोषण करने की क्षमता कम होती थी। ठीक है, इसलिए हल के प्रयोग से उपज में वृद्धि हुई। दूसरा क्या हुआ, धान की रोपाई। ठीक है, इसके पहले सिर्फ गेहूं उत्पादित होता था, लेकिन गंगा की घाटी में पानी की बहुतायत मात्रा उपलब्ध होने से वहाँ धान की रोपाई की जाने लगी, जिससे उपज में भारी वृद्धि हुई। ठीक है, क्योंकि गंगा के मैदानों में क्या है, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिससे चावल की खेती की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चावल उत्पादित करने के लिए क्या होना चाहिए, खेतों में पानी भरा जाता है पहले, फिर उनकी रोपाई करते हैं। ठीक है, तो ये उसी क्षेत्र में की जा सकती है जहाँ पर पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। ठीक है, तो ऐसा ही उस समय हुआ कि धान की खेती की रोपाई शुरू हो गई, जिससे उत्पादन बढ़ा। तीसरा देखते हैं कुदाल का प्रयोग। ठीक है, कुदाल क्या होती है, घास को हटाने के लिए या निंदाई या गुड़ाई में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया, क्योंकि घास को हटाने के लिए कुदाल हल की अपेक्षा अच्छा साधन होता है। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में उपज बढ़ने लगी। ठीक है, कुदाल से क्या करते थे, पर्वतीय क्षेत्र के निवासी घास को हटा देते थे और वहाँ पर बीज लगा देते थे, जिससे फसल उत्पादित होने लगी थी। ये कुदाल भी क्या थी, एक प्रकार से लोहे से बनी होती थी, जिससे घास को हटाना आसान हो गया था। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं सिंचाई के साधनों का विकास। इस समय क्या हुआ कि नहर, तालाब इस प्रकार के निर्माण होने लगे, जिससे फसल को वर्षा काल के बाद भी जल उपलब्ध कराया जा सका, जिससे सिंचाई की व्यवस्था हो गई और फसल का उत्पादन बढ़ने लगा। ठीक है, उपज, इसको देख लेते हैं। उपज बढ़ाने का एक तरीका सिंचाई के कृत्रिम साधनों का विकास था। कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई के साधन निर्मित हुए, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, तो हमारे क्या हो गए, 4 पॉइंट हो गए। हल का प्रयोग, ठीक है, दूसरा धान की रोपाई, तीसरा कुदाल का प्रयोग, सिंचाई के साधनों का विकास। ठीक है, एक और आप बढ़ा सकते हैं कि लोहे का आविष्कार होना। ठीक है, ये 5वां पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, क्या, लोहे का आविष्कार होना। देखिए कैसे लोहे के आविष्कार ने कैसे फसल को बढ़ाने में सहायता की, कृषि उत्पादन को। देखिए उस समय तक क्या हुआ था, लोहे का आविष्कार नहीं हो पाया था, जिससे कि उस समय क्या था, जंगल बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध थे। उसके बाद जब लोहे का आविष्कार हो गया तो उससे लोहे की कुल्हाड़ी के प्रयोग से क्या किया जाने लगा, उन वनों को साफ किया गया, और जितने साफ किए गए उनका उपयोग कहाँ किया गया, कृषि उत्पादन करने में, जिससे क्या हुआ, कृषि में वृद्धि हो गई। ठीक है, आपको समझ में आया 5 पॉइंट। ओके, अब हम 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।